सादा नमस्कार। जैसा कि संकेत दिया गया है, हम NPST नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे स्लाइड में बहुत स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है NPST और नीचे लिखा है NMM, नेशनल मेंटरिंग मिशन। और जिस पर ये आधारित हैं वह है ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यानी आप तीनों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। और इन सब का जो आधार है, द बेस ऑफ ऑल दीज 3 डॉक्यूमेंट इज NEP, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो आधार है, बेस है, वह 2019 का ड्राफ्ट प्रारूप NEP 2019। लेकिन पूछना इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि जो बात मैं कह रहा हूं, अगर वह पहले काम नहीं हुआ है तो बात समझ में नहीं आ पाती, मुझे फिर दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा। हम में से कितने लोगों ने एजुकेशनल पॉलिसी को पढ़ा है? और हम ये जानते हैं ये एजुकेशनल पॉलिसी हम टीचर्स के लिए लिखी गई है। और आज सबके हाथ में मोबाइल होने के नाते मुझे लगता है सब इसे देख सकते हैं। शिक्षा नीति के पहले ही परिचयात्मक अध्याय में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि हम जो संपूर्ण शिक्षा के ढांचे का परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका कि NPST एक प्रमुख अंग है। क्यों है हम देखेंगे। उसका आधार शिक्षक है। और शिक्षक के महत्व को आप इस दृष्टि से समझ सकते हैं कि शिक्षा नीति में पूरे 2 अध्याय, शेष स्थानों पर तो है ही, कंप्लीट 2 चैप्टर्स आर ऑन टीचर एंड टीचर एजुकेशन। शिक्षक और शिक्षा, शिक्षा अर्थात शिक्षक शिक्षा। यह डॉक्यूमेंट NPST मुख्य रूप से 5वें अध्याय पर बनाया गया है। चैप्टर 5 जो है वो इसका आधार है। और वहां लिखा है हम किस प्रकार के अध्यापक की अपेक्षा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे वहां लिखा है एम्पावरिंग द टीचर्स, अर्थात अध्यापक को कैसे सशक्त बनाना है। सशक्त बनाने का अर्थ है कक्षा में कौन से वे बिंदु हैं, कौन सी बातें हैं जो एक शिक्षक के रूप में मुझे वहां ले जानी चाहिए। यदि शिक्षा के कुछ लक्ष्य हैं, शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, शिक्षा एक स्वदेशीपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, तो स्पष्ट होना चाहिए उन उद्देश्यों में क्या क्या निहित है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या आधार होगा। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो 5.20 अनुच्छेद में आया है कि NPST क्यों आवश्यक है। यह संभवतः अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व की शिक्षा नीतियों में आता रहा है, लेकिन इस शिक्षा नीति में, जो हमारी एक प्रकार से तीसरी शिक्षा नीति मानी जा सकती है, उसमें विशेष रूप से कहा गया है, क्योंकि अनुभवों के बाद बहुत कुछ सीखा जाता है। अनुभवों के बाद यह पाया गया कुछ ऐसे युवा भी आते हैं शिक्षक के रूप में जिन्होंने BEd तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके इतने अच्छे अनुभव हैं कि उन्हें आगे ले जाया जा सकता है। मैंने कई ऐसे अध्यापकों को देखा। मैं तो कई बार कहता हूं, मैं आज जो कुछ हूं, मैं इस प्रकार के विद्यार्थियों के प्रश्नों का परिणाम हूं। वो बच्चे प्रश्न किया करते थे और मुझे उत्तर देने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था, बहुत कुछ खोजना पड़ता था। संभवतः
आपके समक्ष एक नाम लिया गया था, CIE, वंदना जी वहां से हैं, और उसका जो एक मूल ध्येय वाक्य माना जा सकता था, दीप से दीप जले। शिक्षक दीप है, लेकिन बहुत बार बहुत से विद्यार्थी भी दीप होते हैं जो शिक्षक को ज्योति सोचने के लिए देते हैं। ऐसे अध्यापकों को पीजीटी बनने के लिए, प्राचार्य बनने के लिए क्यों बहुत प्रतीक्षा करनी पड़े, अर्थात कुछ आधार ऐसे हों, कुछ मानक ऐसे हों, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हों, उनके परखा जा सके और उन्हें उनके निश्चित जो कालावधि है प्रोन्नति की, उसे उससे पहले भी वहां ले जाया जा सके। इसलिए कहा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। प्रो कहते हैं आगे को, और अपने कार्य में जब पूर्णता होती है तो प्रोफेशनल के रूप में आता है, जिसे हम व्यावसायिक कह देते हैं। लेकिन व्यावसायिक होना केवल शाब्दिक नहीं है। इस दृष्टि से यह जो एनपीएसटी बनाया गया है, जिस पर बहुत चर्चा हुई, दिनेश जी जानते हैं कि कितने स्थानों पर मिलना पड़ा, कितने अध्यापकों को बुलाना पड़ा, कितने विद्यालयों को बुलाना पड़ा, तब जाकर कहीं इसे एक रूप दिया जा सके। बनाने वाले भी कहीं दूसरे देश में बैठे थे, भारतीय हैं लेकिन दुबई में बैठे थे, और बार बार वे आते थे, और इस प्रकार से कितनी बार चर्चा होती थी। उन्हें भी मैं कहा करता था, पहले शिक्षा नीति को पढ़ लीजिए ढंग से। ये बात मैंने इसलिए उठाई, मेरा अनुरोध होगा कि आप कृपया इन 2 दिनों में शिक्षा नीति तो कम से कम पढ़ लीजिए, और नहीं तो पहला, चौथा, 5वां और 15वां ये अध्याय तो पढ़ लेने चाहिए। यहीं से 5वें अध्याय के पहले अनुच्छेद में कुछ बातें लिखी हैं। शिक्षा को राष्ट्र के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन माना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां एक शब्द का प्रयोग किया, विकास। दो शब्द होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास, दोनों में अंतर क्या है? जो प्राकृतिक हमें दिया गया है वो ग्रोथ है। जो प्रकृति ने हमें क्षमताएं दी हैं, जो हमारे भीतर हैं, वो अपने आप प्रकृति की दृष्टि से हमारे भोजन आदि के साथ बढ़ती रहती हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कम भी होती रहती हैं, लेकिन जब उसे हम एक दिशा देते हैं तो वह विकास की दृष्टि से होता है। यानी ग्रोथ प्राकृतिक दृष्टि से है, नेचुरल प्रोसेस है, और विकास समाज के अनुकूल ढालने का एक लक्ष्यबद्ध रास्ता है, कैसे हम कहां ले जाना चाहते हैं। भारत में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, और एक अद्भुत बात है, आप अगर पूरे विश्व में आंकड़े इकट्ठे करें तो सभी देशों में उनके विकास का बहुत बड़ा आधार भारतीय बच्चे हैं, मेधा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे यहां 6 मुख्य मौसम माने जाते हैं। हर मौसम की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसमें हमारे विद्यार्थियों की बुद्धि का एक अच्छा स्वरूप प्राप्त होता है। यही कारण है कि हम भारत में कपड़ों के रंग बहुत हैं। क्यों? क्योंकि 6 मौसमों के कारण नए नए प्रकार के पुष्प आते हैं, और पुष्पों में बहुत प्रकार के वर्ण होते हैं, जिनके आधार पर वस्त्रों के भी रंग बन जाते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए शिक्षा बहुत बड़ा साधन, विकास का साधन है। प्रकृति ने तो हमें कुछ दिया, इसलिए कहा। और उस शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका के बारे में 5.5वें अनुच्छेद, 5वें अध्याय का पहला अनुच्छेद कहता है, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं शिक्षक। इसी के कारण ही भारत में केवल सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अंदाजा लगाइए इस वाक्य को लिखने के पीछे कितना चिंतन रहा होगा।
यदि मैं पूरा अपना भारत का इतिहास देखता हूं, शिक्षा नीति जब लिखती है पहले अध्याय परिचय के अंतर्गत, और आप भी बहुत सारे भुगत रहे होंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, हमें तो पता नहीं है, हमें नहीं सिखाया गया। लेकिन भारत में जिस प्रकार का विद्वत समाज रहा है, जो कुछ दिया है वह इतना ऊंचा है, हम तो आसपास भी उसके नहीं हैं। आप जरा आयुर्वेद की औषधियों को तो देखिए, आप जरा विज्ञान की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र को तो देखिए, कैसे उन्होंने गणना की होगी। आप जरा कृषि शास्त्र को देखिए, किस प्रकार से पौधों के भीतर का स्वरूप आपके सामने आ जाता है। मैं बायोलॉजी वाले से पूछता हूं, क्या कारण है जब भी बायोलॉजी में चित्र दिए जाते हैं तो रंगीन दिए जाते हैं? क्योंकि जो कुछ बायोलॉजी करती वो भीतर है, उसे देखना कठिन है, उनमें कैसे भेदीकरण किया जाए, इसलिए उन चित्रों को रंगीन बना दिया जाता है। अनुमान लगाइए जरा। किसी ने पूछा हमारे क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी? मैंने तो सुना है बहुत प्राचीन काल में रथ हुआ करते थे और रथ में तो पहिए होते थे, और मुझे लगता है कि हमारी तकनीकी का बहुत बड़ा आधार पहिया है। सैकड़ों शब्दकोश हैं भारत में संस्कृत में लिखे हुए, और हर शब्दकोश में लाखों शब्द हैं, और कोई भी शब्द बिना अनुभव के नहीं आता है। शब्दों का भी आधार है। हम सामान्य रूप से कह देते हैं पृथ्वी और आकाश, लेकिन पृथ्वी के उसे पर्यायवाची बताए भूमि। भूमि पृथ्वी नहीं है। जब मैं यह भाव बताना चाहता हूं कि इसका फैलाव है तो पृथ्वी है, जब यह बताना चाहता हूं यह रखा हुआ है तो भूमि है। लेकिन जब मैत्री शरण गुप्त लिखते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, वे कहते हैं मोती बिखेर रही है, मोती वही बिखेरेगा जिसके पास मोती होंगे। वसु का अर्थ होता है मोती, और धरा में धारण करने वाला, जिसने मोतियों को धारण कर रखा है वह वसुंधरा है। आकाश इसलिए आकाश है क्योंकि आ का अर्थ है चारों ओर, काश में काकस धातु है। आप एक सिरप सुनते होंगे, गले के लिए है कास मधु, वह मधु जो गले को खोले, अर्थात खुला, जो चारों ओर से खुला है वह आकाश है। हर शब्द के पीछे कोई अर्थ है, और ये जिन्होंने लिखा है वे शिक्षक ही थे, गुरुकुलों के आचार्य ही थे। इसलिए शिक्षा नीति को लिखना पड़ा है कि भारत में सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बना करते थे। टीस यह है, आज ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। हम बीए बीएड करके आते हैं, समझते हैं हम शिक्षक बन गए। वस्तुतः हम बने नहीं बने, हम स्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसे लिखना पड़ा है, अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थान, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर स्थान और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा, ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को सम्मिलित करने के हेतु प्रेरित किया जा सके। और ये एनपीएसटी उन बेहतर नहीं भी है तो बेहतर बनाने का साधन है। आप समझेंगे आगे जब देखेंगे तो कैसे ये साधन बन सकता है। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। सशक्त होना है, एम्पावरिंग है। एम्पावरमेंट किस दृष्टि से? वो निर्णय ले सके। एम्पावरमेंट इस दृष्टि से वो विद्यार्थियों के स्वरूप को देखकर अपनी शिक्षण पद्धति में परिवर्तन कर सके। इसलिए मैं कहा करता हूं, देयर इज नो द मेथड ऑफ टीचिंग। अरे शिक्षण के तो कुछ सामान्य सिद्धांत हुआ करते हैं, लेकिन कक्षा और विद्यालय के वातावरण संसाधनों को देखकर पद्धति का निर्माण किया जाता है। यानी पद्धति का निर्माण करना अध्यापक का सशक्तिकरण का प्रमाण है। एनपीएसटी इसलिए बना है। अब इस एनपीएसटी के डॉक्यूमेंट में देखेंगे पीछे कुछ जो जिस पर हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे, बाकी आप पढ़ेंगे, ये बहुत सारे गुण दिए गए हैं, फीचर्स दिए गए हैं, लक्षण दिए गए हैं कि क्या लक्षण होने चाहिए।
मैंने बताया कि चैप्टर 5, 15, इंट्रोडक्शन, पहला और 4, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको पेन ड्राइव सबको ये मैटर दे दीजिएगा, पढ़ लेंगे, क्योंकि उतना समय नहीं होगा कि मैं व्याख्या करूं। मैं तो मुख्य बिंदु लूंगा, बट गिव टू देम। टीचर एंड टीचर्स कंडीशन मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स टू द एजुकेशन। अगर मुझे एजुकेशन को सुधारना है तो शिक्षक शिक्षा को सुधारना होगा, और उस शिक्षक को भी सुधारना है, शिक्षा को सुधारना है। तो एक चीज और है जिसके लिए एनपीएसटी अनिवार्य है, जिसमें आगे बात आएगी, वो है हमारे मूल्यांकन की प्रक्रिया, परीक्षा की पद्धतियों। इन परीक्षा की पद्धतियों को छोड़ना होगा कि 10 में से कोई 5 प्रश्न कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न पत्र यह बताता है आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या पहला अध्याय आखिरी अध्याय तक नहीं जुड़ा हुआ? मैं कई बार अध्यापकों से प्रश्न करता हूं, क्या आपकी पुस्तक का जो 8वां अध्याय है मैं पहला अध्याय बना दूं तो क्या अभ्यासों में कोई अंतर आएगा? और पहले को 10वां बना दूं तो क्या अभ्यासों में अंतर आएगा? मैं कहा करता हूं, अपनी कक्षाओं में कई बार लिया करता था कि जो हमने पहला अध्याय पढ़ा था, अब बच्चों कहता हूं अंत में फिर इसे पढ़िए, अब देखिए आपकी समझ का स्वरूप क्या आता है। पुस्तक पढ़ाना पुस्तक नहीं है। पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं जिसकी एनपीएसटी इसके अंतर्गत चर्चा करेगा, जो पहचानना पड़ेगा। एक बात और मैंने थोड़ा संकेत दिया था, आप इस एनपीएसटी में देखेंगे, पहला बिंदु सबके हाथ में है एनपीएसटी, है ना? इस तरह पेज नंबर निकालिए, 16 पृष्ठ है। अभी मैं सम्मान्य अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में चर्चा कर रहा था कि सबको क्यों शिक्षा नीति पढ़नी पड़ेगी, तो मैंने एक बात उठाई थी, यहां एक एक बिंदु जो दिया गया है बहुत सोच समझ कर दिया गया है। आप इसमें देखेंगे पहला लिखा हुआ है कोर वैल्यूज एंड एथिक्स, केंद्रीय अथवा केंद्रिक मूल्य और नैतिकता। क्यों भाई, क्या कारण है? तो शिक्षा नीति का ये आगे जो पैराग्राफ अनुच्छेद लिखा उसे पढ़िए जरा। शिक्षा नीति में कहा गया है, पहले ही परिचय के अंतर्गत अंत में जाकर 25-26 सिद्धांत दिए गए हैं, और पहला सिद्धांत बहुत काम का होगा हमारा, और उससे पहले ही लिखा है विजन ऑफ द पॉलिसीज। इस नीति का दृष्टिकोण क्या है? और वहां लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पॉलिसी, द पर्पस ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इज टू डेवलप, विकसित करना है किसे? गुड ह्यूमन बीइंग्स। हमें अच्छे लोग चाहिए। अच्छे लोग की कसौटी भी दी गई है। कोई बहुत जानता हो, पूरा शब्दकोश उसके पास हो, और सहवाग के पुराने वाक्य में कि मुट्ठी मेरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाए, लेकिन अगर मैं इच्छा इंसान नहीं हूं तो मुझे लगता है कि शिक्षा, हम कहते हैं ये शिक्षित है या नहीं है। इसलिए कहा गुड ह्यूमन बीइंग्स, और ये कोर वैल्यूज एंड एथिक्स गुड ह्यूमन बीइंग्स का सार है। कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन, वो तर्कपूर्ण चिंतन कर सके, वो तदनुगुण क्रिया कर सके। पोजेसिंग कंपैशन एंड एम्पैथी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक अध्यापक में यदि करुणा का भाव नहीं है तो अध्यापक क्या करेगा? बुद्ध का पूरा दर्शन कंपैशन पर आधारित है। करुणा सामान्य वस्तु नहीं है। मैं सामने वाले को कैसे अपने के साथ जोड़ सकता हूं, उस पर आधारित है। कंपैशन, एम्पैथी, सहानुभूति भी होना चाहिए। इसलिए भारत का सिद्धांत रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और फिर सह नवतु,
हम इकट्ठे मिलकर चलें। ऋग्वेद ने तो यहां तक कह दिया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो जनांसी। उस समूह में बहुत से लोग होंगे जिनके विचार हमसे नहीं मिलते हैं, इसलिए का उनके बारे में भी एम्पैथी होनी चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। करेज एंड रिसाइलेंस। कहीं ना कहीं मेरे पास इतना उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि मैं निर्णय ले सकूं, तभी एम्पावरमेंट का प्रश्न है। साइंटिफिक टेम्पर, ये साइंस कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर कहा है। और साइंटिफिक टेम्पर का अर्थ बनता है वैज्ञानिक वृत्ति, प्रवृत्ति, अर्थात किसी भी चीज को कैसे पढ़ा जाना चाहिए उसके लिए प्रामाणिकता होनी चाहिए, उस विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए, सिद्धांत बनाने की क्षमता होनी चाहिए, प्रयोगात्मकता होनी चाहिए। क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक हो, केवल घिसी पिटी चीजें नहीं आ पाए। विद साउंड एथिकल मोडिंग्स एंड वैल्यूज। इथिक्स, नैतिकता, नैतिकता करता है वे सिद्धांत जो मुझे जीवन में आगे ले जाएंगी, इसलिए कहा नीति, नी ले जाना, जो मुझे आगे ले जा सके। और उसका आधार वैल्यूज है, मूल्य है, जो हमारे जीवन में निश्चित रूप से एक मानव होने का सिद्धांत आधार बनाते हैं। It aims at producing engaged, productive and contributing citizens for building an equitable। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले लिया गया है, क्योंकि उसके 4 मूल्य जो हैं आपके प्रारंभ के पृष्ठ पर है। वहां दिया गया है समता हो, न्याय का प्रश्न हो, स्वतंत्रता का प्रश्न हो। ये जो 4 बंधुत्ववादी जो 4 मूल्य दिए गए हैं, जिसके आधार पर शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया है, उसमें समावेशन को लाया गया है कि मेरे कक्षा का हर बच्चा इस प्रकार से मुझसे जुड़ा रहेगा। मैंने इस बात को थोड़ा विस्तार से इसलिए कहा, आगे मैं अधिक बात नहीं करूंगा, वो आपके लिए छोड़ूंगा। एक आपको दिया गया है तो आप इसे पढ़ने के केवल आप एक 2 सेकंड के लिए रोकते जाइए, ये थोड़ा देखेंगे। 1-2 बात करके समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे ने कार्य भी करना है। एक ये मुख्य बिंदु है इस शिक्षा नीति ने, ये तत्व मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस शिक्षा नीति ने बहुत सारे मुख्य बिंदु हमारे समक्ष रखे हैं। मैं बात कर रहा था माननीय अध्यक्ष जी से कि हमें शिक्षा नीति के उन बिंदुओं को सोचना होगा जिसके आधार पर एनपीएसटी और मेंटर्स बनाए जाएं। ये 4 वर्ष का पाठ्यक्रम क्यों आया? पहले भी 3 + 1 4 होता था, अब भी 4 है। अंतर क्या है? पहले हम बीए करके आते थे, बीएससी करके आते थे, फिर अलग ढंग से हम शिक्षा पढ़ते थे। अब पहले ही सेमेस्टर में शिक्षा का एक पाठ्यक्रम समाज को समझने, विद्यार्थी को समझने के लिए लगा दिया गया है। पहले ही सेमेस्टर में मनोवैज्ञानिकता है, अभ्यास अंत में है। जब तक मैं बच्चे को ना समझाऊं, समाज को ना समझाऊं, विषय को ना समझाऊं, मैं कैसे अपनी कक्षा में पांव रख सकता हूं? इसलिए वो आइटम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये अलग अलग नहीं है, ये 12 डिग्री है, लेकिन दोनों इस प्रकार के हैं जैसे कपड़े और रंग आपस में मिल जाते हैं। आपका अलग अलग सूत होता है, लेकिन वस्त्र जब बंधा है आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं। ये उस प्रकार का संबंध है। फिर कहा हाउ टू लर्न, इसे आप बड़ा बड़ा अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये पेडागोजी है, ये शिक्षण शास्त्र है, ये मुख्य बिंदु है। शिक्षक की एनपीएसटी इसी पर आधारित है। हमारे टीचिंग स्टाइल्स नहीं, हमें शिक्षण शैली नहीं, हमें बच्चे की अधिगम शैली को भी समझना होगा। बच्चे कैसे सीखते हैं? कोई रेडियो या टीवी बंद करके सीखता है, कोई इन्हें चलाकर सीखता है, कोई घूमकर सीखता है, कोई बैठकर सीखता है, कोई पंखा चलाकर, एसी चलाकर सीखता है। और मैं अपनी एक छात्रा को, शिवानी को जानता हूं, वो सारे गर्मियों में भी सारे पंखे बंद करके सीखती थी। कहती है मुझे इससे जल्दी याद हो जाता है। कोई कुछ पढ़कर आंखें बंद करके गुनगुनाता है, उससे सीखता है। कोई आंखें खुली छोड़कर, हमारी एक छात्रा है, वो हर शब्द को लिखने के बाद अंडरलाइन कर देती है, वो उससे सीखती है। यानी हम सभी को समान स्तर पर नहीं ले सकते। एनपीएसटी बताएगा नो चाइल्ड इज अलाइव।
हमारे पास यूट्यूब है, ऑनलाइन है, पाठ्यक्रम है, पुस्तकें हैं, ना जाने क्या क्या है। इसलिए केवल उसे शिक्षक के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसका अर्थ बनता है कि शिक्षक को भी उससे अधिक जानना होगा। ऐसे ही नो हार्ट सेपरेशन है, मल्टी, ये सारे तत्व हैं, लेकिन एक पर बल दूंगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन है। आकलन तब तक नहीं हो सकता जब तक निरीक्षण ना किया जाए। बच्चों का निरीक्षण करना अनिवार्य है कि उनका स्वरूप क्या है। इसे मैं कहा करता हूं, हिंदी में मुहावरा है, पूत के पांव पालने में भी दिखाई। ये वही है आकलन। तो हमें आकलन करना होगा फॉर्मेटिव का। ये फेल और पास करना नहीं है, फॉर्मेटिव है। बच्चे के जो किसी प्रकार की न्यूनताएं हैं या सीमाएं हैं, उसे दूर करना, वो फॉर्मेटिव के अर्थ में रचनात्मकता है। तो इस प्रकार से एक अंत में ये कहूँगा, एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का, ये शिक्षा नीति का कहना है, प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षक वातावरण उपलब्ध होता है, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे आधारभूत ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं। साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। एनपीएसटी इसी उद्देश्य की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। मैंने कुछ संकेत दिए हैं, एनपीएसटी के पीछे क्या दृष्टि रही है, हमें क्या क्या देखना है, आपको क्या चीज़ पढ़ लेनी चाहिए, किन बातों की और महत्व को हम दे सकते हैं। इतनी बात कहकर, मैंने कुछ समय देख लिया, उसके लिए क्षमा याचना। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये आपको दे दिया जाएगा, आप उसे पढ़कर चर्चा में ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।